सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर, तो 2 विकसित और आपका निर्मित। विकसित का मतलब है ऐसा संविधान जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा ना किया गया हो। अब संविधान सभा क्या होती है? ऐसी सभा जो किसी देश के संविधान का निर्माण करती है, जिसे जनता के द्वारा चुना जाता है, और वो लोग क्या करते हैं, वो सभा मिलकर किसी देश के संविधान का निर्माण करती है। तो ऐसी संविधान सभा किसी देश के संविधान के निर्मित के लिए नहीं बनाई गई है, तो वो क्या होता है, विकसित संविधान कहलाता है। इसमें क्या होता है, समय समय पर जो कानून हैं, वो परंपराएं हैं, उनको कानून परंपराओं को ही संविधान का रूप दे दिया जाता है। और इसका उदाहरण है ब्रिटेन। जो ब्रिटेन का संविधान है, इसके लिए संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था। समय समय पर जो कानून, नियम, परंपराएं, उन्हीं को हमने संविधान मान लिया ब्रिटेन में। जबकि निर्मित संविधान में उल्टा होता है कि इसका जो निर्माण है वो संविधान सभा के द्वारा होता है। एक संविधान सभा का गठन किया जाता है और वो संविधान सभा उस देश के संविधान का निर्माण करती है। इसमें आप उदाहरण ले सकते हैं, यूएसए का संविधान निर्मित संविधान है। हमारा संविधान भी क्या है, निर्मित संविधान है। भारत के संविधान के लिए संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। हम पढ़ेंगे संविधान सभा, और उस संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। तो ये 2 प्रकार के संविधान हुए यहाँ पर, विकसित और निर्मित। अब दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर, जो डॉक्यूमेंट है उसकी प्रकृति के आधार पर 2 होंगे, लिखित और अलिखित। लिखित का मतलब ये है दस्तावेज की एक श्रृंखला के रूप में, मतलब जो 10 पेज हैं वो सीक्वेंस से हमने लिखे हैं। मतलब एक बुक के फॉर्म में हो सकता है, उस बुक को लेके आप कहीं जा सकते हैं। तो ये दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर लिखित संविधान कैसा होगा, एक फॉर्म में होगा। जैसे हमारे संविधान में हम कह सकते हैं 395 अनुच्छेद हैं, हम पढ़ते हैं कि 12 अनुसूचियां हैं, हम पढ़ते हैं कि 22 भाग हैं। तो ये क्या है, सिक्वेंस है। पहले आर्टिकल में क्या लिखा है, दूसरे में क्या लिखा है, एक क्रमबद्ध में उसका निर्माण किया गया है, लिखा गया है। अब दूसरा अलिखित। अलिखित का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं लिखा गया ना, ये भी लिखा गया है। लेकिन इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कोई रीति रिवाज या कोई परंपरा पहले से चली आ रही थी और उस परंपरा, वो परंपरा समृद्ध थी और हमें ऐसा लगा कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए, तो ये परंपराओं को भी शामिल इसमें कर लिया जाता है। कोई कानून पहले बनाया गया, वो कानून आज भी चला आ रहा है। मतलब मान लीजिए पहला कानून हमने बनाया, दूसरा कानून बनाया, कुछ समय बाद तीसरा कानून बनाया, चौथा बनाया, ये सब लिखित होंगे। लेकिन इन्हें संविधान के रूप में, एक किताब के फॉर्म के रूप में नहीं होते हैं। इनको आप ऐसा नहीं कि आप जेब में रख के कहीं एक बुक के फॉर्म में ले जा सकें, है ना। अलिखित का बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं लिखा गया है, लिखा गया है, बस ऐसा सीक्वेंस में नहीं है। यहाँ नहीं कह सकते हम कि इतने आर्टिकल हैं, यहाँ नहीं कह सकते हम कि इतनी अनुसूचियाँ हैं। समय समय पर जो परंपराएं विकसित हुई, है ना। परंपराएं, जैसे अब भारत की बात करें तो हम परंपरा जैसे ही कहेंगे तो याद आएगा सती प्रथा, तो ये कुप्रथा है। लेकिन कुछ परंपराएं अच्छी होती है, जैसे भारत में परंपरा है कि बड़ों का सम्मान किया जाए, तो ये ऐसी परंपराओं को शामिल किया जाता है। और इसका उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान। अब इसमें क्या होता है, लिखित संविधान में संशोधन करना थोड़ा कठिन कार्य होता है क्योंकि लिखा गया है, जबकि अलिखित संविधान में संशोधन करना सरल कार्य होता है। इन पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। आगे आते हैं, नेक्स्ट है राजनीति की प्रकृति के आधार पर। राजनीतिक प्रकृति के आधार पर 4 प्रकार के होंगे। पहला एकात्मक, दूसरा आपका संघात्मक, और इसके अलावा 2 और होते हैं, परिसंघात्मक और राज्यों का संघ। इसको हम ऐसे समझते हैं, ये 4 राज्य होंगे, अपन चारों में कंपेयर करेंगे। सबसे पहला जिसे हम कहते हैं एकात्मक, दूसरा
संघात्मक या फेडरल, तीसरा परिसंघात्मक, और चौथा राज्यों का संघ। एकात्मक में क्या होता है कि एक ही केंद्रीय सरकार होती है, मतलब यहां पर राज्य सरकार नहीं होती है या राज्य नहीं होते हैं। सारी जो शक्तियां हैं वो किस में निहित होती हैं? केंद्र में निहित होती हैं। इसका उदाहरण आपका ब्रिटेन, जो छोटे देश हैं उनमें सब में एकात्मक संविधान देखने को मिलेंगे। ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ये सब क्या है? एकात्मक संविधान के उदाहरण हैं। संघात्मक में क्या होता है कि केंद्र के साथ साथ राज्य या यूनिट्स भी होती हैं और शक्तियों का इनमें विभाजन या वितरण होता है, मतलब शक्तियां केंद्र और राज्य दोनों में बटी होंगी। अपनी अपनी इसमें सरकार होती है, अपनी अपनी विधायिका कार्यपालिका अलग अलग होती है। तो इसे कहते हैं हम क्या? संघात्मक। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूएसए। तीसरा है जिसे बोलते हैं हम परिसंघात्मक। परिसंघात्मक में क्या होता है कि राज्य जो होते हैं वो केंद्र की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, है ना। यहाँ देखो आप डायग्राम में, यहाँ पर शक्तियाँ आधी केंद्र के पास, आधी राज्य के पास। यहाँ सर्किल के बाहर बनाए मैंने, तो ये राज्य होते हैं ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं केंद्र की तुलना में। ऐसा उदाहरण है आपका ऑस्ट्रेलिया का संविधान। और राज्यों का संघ जैसा हमारा भारत है, इसमें जो देश होता है वो अपनी सुविधा की दृष्टि से राज्यों का गठन या फॉर्मेशन करता है। राज्यों को भी यहाँ शक्तियाँ होती हैं, लेकिन राज्य की तुलना में केंद्र को ज़्यादा शक्ति होती है। आप देखें संवर्ती सूची में ज़्यादा शक्ति हैं, आपातकाल के समय ज़्यादा शक्तियाँ हैं, है ना। तो यहाँ राज्यों का संघ का उदाहरण हमारा भारत हुआ। ये 4 प्रकार के यहाँ पर हमने राज्य पढ़े: एकात्मक, संघात्मक, परिसंघात्मक, राज्यों का संघ। संविधान भी एकात्मक, अगर ऐसी व्यवस्था करता है तो संघात्मक संविधान है। अगर राज्यों को ज़्यादा शक्ति देता है तो वो परिसंघात्मक संविधान है। और ये राज्यों का संघ, ये 4 प्रकार के हम यहाँ पर पढ़ते हैं। आगे आते हैं तो यहाँ पर उदाहरण भी लिखा है। एकात्मक में ब्रिटेन का संविधान, है ना, जापान का संविधान, और संघात्मक में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया संघात्मक से एक कदम आगे है, इसलिए हमने उसको क्या कहा? परिसंघात्मक, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि विश्व में जो संविधान है, कौन सा संविधान सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा नया है। तो इसमें हम देखते हैं लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सबसे बड़ा संविधान किसका है। तो संविधान को बड़ा या छोटा मानने के लिए 2 पैमाने होते हैं। पहला पैमाना है कि उस संविधान में आर्टिकल की संख्या कितनी है, और उस संविधान में जो शब्द हैं उनकी संख्या कितनी है। अगर आर्टिकल की बात की जाए तो भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा 395 अनुच्छेद हैं, मतलब भारत का संविधान अनुच्छेद की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। दूसरा, शब्दों की बात की जाए तो शब्दों में भी हमारा भारत का संविधान सर्वोच्च है या सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि इसमें लगभग 1.5 लाख शब्द शामिल हैं। तो भारत का संविधान चाहे शब्दों की दृष्टि से कहें, चाहे हम उसे अनुच्छेद की दृष्टि से कहें, दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अब सबसे छोटा संविधान, वही तुलना होगी अनुच्छेद के हिसाब से और शब्दों के हिसाब से। तो अनुच्छेद की दृष्टि से यूएसए का संविधान सबसे छोटा संविधान है, क्योंकि यहाँ मात्र 7 अनुच्छेद हैं। तो सबसे छोटा संविधान आर्टिकल वाइज आपका यूएसए। और शब्दों की दृष्टि से देखें तो मोनाको, सिर्फ 3814 शब्द इसमें हैं। तो सबसे छोटा संविधान शब्दों की दृष्टि से मोनाको। अब देखिए यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, बड़ा चाहे अनुच्छेद हो चाहे शब्द, भारत का संविधान सबसे बड़ा है। लेकिन छोटे में 2 छोटे हैं। पहला, अनुच्छेद की दृष्टि से कहेंगे तो आपका यूएसए का संविधान सबसे छोटा है, और अगर शब्दों की दृष्टि से कहेंगे तो मोनाको का जो संविधान है वो सबसे छोटा है। और सबसे नया संविधान नेपाल का है, जो 2015 में निर्मित हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा सबसे बड़ा संविधान, सबसे छोटा संविधान और सबसे नया संविधान। अब हम बात करें कि जो संविधान है, भारत का संविधान हो या किसी भी देश का संविधान हो, उसका महत्व क्या है। तो देखिए, शासन के 3 अंगों
को संचालन, देश को चलाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। अब शासन के 3 अंग कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका। भारत में विधायिका को कहते हैं हम संसद। संसद क्या करती है? देश के संचालन के लिए, देश को चलाने के लिए कानून निर्माण करती है। दूसरी कार्यपालिका क्या करती है? जो संसद ने, जो विधायिका ने कानूनों का निर्माण किया है, उन कानूनों को लागू करने का, कार्यों का पालन करने वाली कार्यपालिका, जिसे हम सरल भाषा में सरकार कहते हैं। और तीसरा अंग है न्यायपालिका, जो क्या करती है? विधायिका ने जो कानून का निर्माण किया है वो सही तरीके से कार्यपालिका उसका क्रियान्वयन कर रही है या नहीं। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये 3 शासन के अंग होते हैं। तीनों को शक्ति प्रदान करता है संविधान, जिससे देश का संचालन किया जा सके। दूसरी बात लिखी है नागरिकों के अधिकारों तथा सरकार की शक्तियों का स्पष्टीकरण। मतलब नागरिकों के क्या क्या अधिकार होंगे, सरकार की क्या शक्ति होगी, तथा सरकार नागरिकों के अधिकारों की किस सीमा तक उन पर रोक लगा सकती है, उनको निलंबित कर सकती है। आगे बात करते हैं सरकार के निर्माण का निर्धारण करता है संविधान। सबसे पहला कि सरकार में कौन शामिल होगा, मतलब कौन प्रमुख होगा। दूसरा कैसे शामिल होगा, और तीसरा उसकी योग्यताएं क्या होंगी। तो देखिए हमारे भारत के संविधान में प्रमुख कौन होगा? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होंगे। कैसे होंगे? उनका निर्वाचन, उनका चुनाव है, उसका स्पष्ट वर्णन किया गया है। उनकी क्या क्या योग्यताएं होंगी तो वो भी हमारे संविधान में क्लियर दी गई हैं। राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता है, प्रधानमंत्री के लिए क्या योग्यताएं हैं, सांसद, विधायक, सबकी योग्यताओं का वर्णन किया गया है। इस संविधान में स्पष्ट दिया रहता है। आगे निर्णय लेने की शक्ति का आधार, मतलब आप शासक बन गए, सरकार में शामिल हो गए, लेकिन निर्णय कैसे लोगे? खुद से निर्णय नहीं ले सकते, है ना। आपको संविधान के अधीन, संविधान में आपके कर्तव्यों, कार्यों, शक्तियों सबका वर्णन किया गया है। इसके अलावा साथ में लिखा है कि संविधान में कि संसद जो कानून बनाएगी, तो समय समय पर जिन कानूनों का निर्माण संसद करती है, उन कानूनों के आधार पर और संविधान के आधार पर सरकार निर्णय लेती है। शासन के 3 अंग इनका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है। बुनियादी मतलब बेसिक पहचान, जैसे समाज में समता, समाज में न्याय। अब न्याय में सामाजिक आर्थिक न्याय, मतलब समाज में समानता है कि नहीं, आप समझ जाएंगे संविधान को पढ़कर कि हाँ इस समाज में समानता है। जैसे हमारे संविधान में लिखा है धर्म, जाति, लिंग, प्रजाति के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको पढ़कर आप समझ जाएंगे कि हमारे समाज का स्वरूप कैसा है। न्याय तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, तीनों प्रकार की न्याय यहाँ पर दी गई हैं। कानून बनाने की शक्ति का स्पष्ट विभाजन। अब विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 अंग है। कानून कौन बनाएगा? तो ये काम दिया गया है संविधान के माध्यम से किसको? विधायिका को, है ना। जैसे केंद्र में संसद, राज्यों में राज्य विधानमंडल, ये कानून का निर्माण करेंगे। डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, कानून निर्माण कौन करेगा। आगे समाज में शक्ति के वितरण का स्पष्टीकरण। इसका मतलब है समाज में शक्ति किसके पास होगी? तो हमारा संविधान कहता है कि केंद्रीयकरण पर रोक लगाई जाएगी। मतलब कुछ लोगों के हाथ में शक्ति नहीं होगी, शक्ति ज़्यादा लोगों में बटी होगी। तो ये बात भी यहाँ पर क्लियर की गई है। तो सरकार विकेंद्रीकरण पर बल देगी। जनता व समाज की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करता है। जनता क्या चाहती है, समाज क्या चाहती है। जैसे जनता चाहती है कि समानता की स्थापना हो। कैसे? हमारी प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग, अब भारत को कैसे चाहते हैं कि भारत में समानता हो, भारत में समाजवाद हो, भारत में क्या हो, पंथ निरपेक्षता हो, भारत में बंधुता हो, है ना। ये सारे क्या हैं, हमारी सरकार से जनता चाहती कि ऐसा माहौल होना चाहिए। ये हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं कि समानता हो, समाजवाद हो,
है ना। इसके अलावा न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु जो उचित परिस्थिति हैं उनका निर्माण करता है। समाज में कुछ अल्पसंख्यक लोग होते हैं तो उनके अंदर कोई भय ना हो, वो न्यायपूर्वक रह सकें और इसके लिए उचित परिस्थिति हो। तो हमारे संविधान में लिखा है, हमारा संविधान क्या होगा, पंथ निरपेक्ष होगा। किसी व्यक्ति के साथ राज्य धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अब आप देखें कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने चर्चा की कि संविधान क्या होता है, फिर हमने चर्चा की कि शासन व्यवस्था तो दो प्रकार, राजतंत्र और लोकतंत्र। राजतंत्र में दो प्रकार, वास्तविक और नाम मात्र के शासक। यहाँ लोकतंत्र में भी हमने दो प्रकार के लोकतंत्र की चर्चा की, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब देखिए, इस पर मैंने बताया वास्तविक क्या होता है, फिर बताया मैंने आपको नाम मात्र का, प्रत्यक्ष का मैंने आपको उदाहरण दिया, अप्रत्यक्ष का। ये चारों चीज रेफरेंडम, प्लेबिसाइड, इनिशिएटिव और राइट टू रिकॉल हैं, तो हम कहेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष के उदाहरण है प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि संसदीय शासन व्यवस्था है, ऑप्शन प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो मेरे हिसाब से आप आसानी से बता सकते हैं कि ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आगे है, हमने संविधान के प्रकारों पर चर्चा की। सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर, विकसित तो किसका है आपका, ब्रिटेन का, निर्मित भारत का, यूएसए का। दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर, लिखित, अलिखित। लिखित किसका है, तो लिखित यूएसए का। विश्व का सबसे पहला संविधान है जो लिखित है वो यूएसए। भारत का संविधान भी क्या है, लिखित। अलिखित में क्या है, ब्रिटेन सबसे कॉमन है। इसके अलावा आपका जो सऊदी अरब है उसका भी संविधान क्या है, अलिखित है। न्यूजीलैंड का संविधान अलिखित है। इजराइल का संविधान अलिखित है। राजनीतिक प्रकृति के आधार पर एकात्मक, संघात्मक, परिसंघात्मक, राज्यों का संघ, मतलब एक ही जगह सारी शक्तियां होंगी, यहाँ राज्य नहीं होंगे, यहाँ पर केंद्र और राज्य में शक्तियां बटी होंगी। परिसंघात्मक में राज्यों को थोड़ी ज़्यादा शक्तियां होती हैं और राज्यों के संघ में क्या होता है कि ज़्यादा शक्तियां केंद्र को होती हैं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से राज्यों को भी शक्तियां दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने चर्चा की। छोटा बड़ा में हमने देखा कि सबसे बड़ा संविधान, अनुच्छेद की चर्चा करें या शब्दों की, दोनों के आधार पर भारत का संविधान सबसे बड़ा है। छोटा संविधान में अनुच्छेद की दृष्टि से सबसे छोटा अमेरिका का, और मोनाको का जो संविधान है वो शब्दों की दृष्टि से सबसे छोटा संविधान है, और सबसे नया नेपाल का संविधान। इसके अलावा हमने संविधान के महत्व पर चर्चा की। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।